हिंदी व्याकरण में सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य को लेकर यदि आपके मन में भी उलझन की स्थिति पैदा हुई है तो आप सही चैनल पे आ गए हैं, सही चैनल को देख रहे हैं। यहाँ आपकी उस समस्या का समाधान होने वाला है इस कक्षा के अंदर, और वो भी तर्क और समझ के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रमोद शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच। दोस्तों, आज का ये जो वाक्य का प्रकरण है एक, और वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उसके आधार पर ये कक्षा रहेगी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। 10th क्लास, वैसे तो जो है ना 4th क्लास से लेकर 10th तक आता है इसका पार्ट, किसी भी बोर्ड में, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो। और 10th क्लास जो CBSE है उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 4 अंक का आता है, और कोई भी किसी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम हो वहाँ ये एक अभिन्न रोल अदा करता है अपना। तो इसलिए आप जो थंबनेल में देख चुके हैं, शीर्षक में देख चुके हैं कि यहाँ मैं अपनी यहाँ प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पूरी कोशिश की जाएगी आपको समझाने की, यानी कि समझने की जो गारंटी होती है वो, उसके आधार पर बस आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है। ये 15 मिनट की बने, 20 मिनट की या 22 मिनट की, जो भी है। तो देखो, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले वाक्य का चैप्टर है तो वाक्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाक्य की परिभाषा औपचारिक रूप से क्या होती है कि शब्दों का वह व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है वो वाक्य कहलाता है, या शॉर्ट में कहें तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अलग अलग भेद हैं तो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। सरल या साधारण, दूसरा होता है संयुक्त, और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो इन तीनों का अलग अलग से विस्तृत वर्णन करेंगे। सबसे पहला आता है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य क्या होता है इसका? इसमें देखो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जिसके बारे में देखो क्या होता है कि जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ कि जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। इसमें क्या होता है, जिसके बारे में कुछ वर्णन किया जाए, जिसके बारे में कुछ वर्णन किया जाए, कुछ बताया जाए, वो तो होता है उद्देश्य, वो होता है उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ विस्तृत वर्णन किया जाए, वो होता है विधेय, वो होता है विधेय। ये 2 होते हैं। और बिल्कुल सही शॉर्ट में बताऊं तो जो कर्ता होता है वाक्य में, वाक्य में जो कर्ता होता है वो होता है उद्देश्य, और जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है वो होती है विधेय। बस इतना याद रख लो। अब यहाँ तक भी सीमित नहीं है। जैसे वाक्य आते हैं कि एक वाक्य लिखूं मैं, इसमें सिर्फ 2 उद्देश्य विधेय नहीं होते, और भी कुछ होता है कि जैसे मैं लिखूं कि राजा राजा दशरथ के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम 14 श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा। अब इसमें तो बहुत सारे जो है ना आ गए इसमें। अब इसमें कैसे पता लगाएं कि ये राजा दशरथ के पुत्र ये क्या है? अब देखो इसमें कैसे करेंगे, किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो श्री राम के बारे में वर्णन किया गया है, श्री राम के बारे में वर्णन किया गया है।
तो ये हमारा हो जाएगा उद्देश्य, ये उद्देश्य हो गया। और 14 वर्ष का वनवास काटा, उद्देश्य के बारे में क्या वर्णन किया गया, उद्देश्य के बारे में क्या वर्णन किया गया कि भाई 14 वर्ष का वनवास काटा, ये हो गया हमारा विधेय, ये हो गया विधेय। और मुख्य विधेय क्या हुआ, काटा, क्योंकि बताया था मैंने कि जो क्रिया होती है वो मुख्य उद्देश्य होती है। अब ये क्या बच गया, पहले ये क्या बच गया और यहाँ पे ये क्या बच गया, 14 वर्ष का वनवास। तो इसको बोलते हैं, इसको तो बोलेंगे उद्देश्य का विस्तार, इसको बोलेंगे उद्देश्य का विस्तार। और ये मुख्य जो उद्देश्य है श्री राम, ये है मुख्य उद्देश्य। अब 14 वर्ष का वनवास, ये हो गया विधेय का विस्तार। तो ये है, ये उद्देश्य और विधेय है। तो क्या कहता है ये कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे कहते हैं क्या, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। इसकी औपचारिक परिभाषा तो बनती है ये, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया हो, वो क्या होता है, वो होता है सरल या साधारण वाक्य। अब जरूरी नहीं है कि एक उद्देश्य और एक विधेय हो, क्या आगे अनेक उद्देश्य और एक विधेय हो, उद्देश्य अनेक भी हो सकते हैं और विधेय एक भी हो सकता है। आगे देखो, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो लेकिन उनका संबंध बराबर बराबर या समान मात्रा में हो, समान हो उसका। अब क्या होता है, ये वाक्य के जो बनेंगे सेंटेंस उनके अनुसार समझ में आएगी बात। तो वह कहलाता है साधारण या सरल वाक्य। क्या बताया कि जो परिभाषा के रूप में जो औपचारिक परिभाषा है उसको कहेंगे कि जिस वाक्य में एक वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, ये तो इसकी परिभाषा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, अनेक विधेय भी हो सकते हैं। आगे देखो, ये देखो, बैल गाड़ी खींचता है, बैल गाड़ी खींचता है, तो बैल क्या हो गया, इसमें उद्देश्य हो गया, और खींचता है क्या, ये हो गई क्रिया, तो ये विधेय है। अब गाड़ी क्या है, ये विधेय का विस्तार है। ठीक है, राम पत्र लिखता है, राम किसके बारे में वर्णन किया गया, राम के बारे में, तो उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या, राम उद्देश्य के बारे में क्या वर्णन किया गया कि भाई पत्र लिखता है, तो यहाँ ये हो गया विधेय, और पत्र हो गया विधेय का विस्तार। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सभी। यदि जहाँ भी कोई डाउट बचता हो, संदेह रहता हो, तो कमेंट में बता दिया करो, नेक्स्ट क्लास में उसका वर्णन कर देंगे। आगे देखो, लेकिन डाउट बचेंगे ही नहीं, ये उम्मीद करता हूँ आपके प्रति। बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है। अब ये तीनों वाक्य जो थे इनमें एक एक उद्देश्य रहा और एक विधेय रहा। अब आती है बात दो उद्देश्य और एक विधेय कौन से होते हैं वो देखो। माता पिता पार्क में बैठे हैं, माता पिता पार्क में बैठे हैं, माता पिता एक उद्देश्य और दो उद्देश्य, पार्क में बैठे हैं, बैठे हैं एक उद्देश्य, सॉरी विधेय, एक विधेय हो गया। क्योंकि मैंने बताया था कि जो क्रिया होती है वाक्य में वो विधेय होती है। माता पिता एक उद्देश्य हुआ, दो उद्देश्य हो गए, एक विधेय। रेखा और पिंकी खेल रही हैं, रेखा और पिंकी खेल रही हैं, रेखा एक उद्देश्य और पिंकी दो उद्देश्य, खेल रही हैं, खेल रही का मतलब ये हो गया विधेय। राम और श्याम पढ़ते हैं, ये भी, इसमें भी दो उद्देश्य हैं और एक विधेय हो गया। तो इन दोनों तीनों वाक्यों में जो है दो उद्देश्य हुए और एक विधेय हुआ। अब बारी आती है अनेक उद्देश्य और बहुत सारे अनेक विधेय। कैसे, लेकिन उनका क्या था, उसमें उनका बराबर बराबर मात्रा में जो है संबंध होना चाहिए। कैसे, अंशु, चिंकी, पिंकी और विहान एक साथ खाते पीते खेलते कूदते और पढ़ते लिखते हैं। देखो इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, अंशु, चिंकी, पिंकी और विहान, चार क्या हो गए इसमें उद्देश्य हो गए। एक साथ खाते पीते खेलते कूदते और पढ़ते लिखते हैं, तो देखो ये सभी विधेय हो गए, लेकिन इनका समान जो है संबंध
अलग अलग नहीं है, वाक्य के अनुसार जो है इनका संबंध जुड़ा हुआ आपस में। यदि ये होता, क्या होता कि अंशु और चिंकी खेल रहे हैं जबकि पिंकी और विहान खेलते कूदते हैं, तब यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाता। अब इनका समान बराबर मात्रा में जो है बराबर संबंध है विधेय का और उद्देश्य का, तो इसको हम सरल वाक्य कहेंगे, न कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है आगे पढ़ेंगे उसमें। तो क्या कहता है, उपरोक्त वाक्य में अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हैं। ये जो है कंपटीशन एग्जाम में आता है इस प्रकार के, दो उद्देश्य या अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय वाले जो बोर्ड क्लासेस होती हैं 10th तक की, वहाँ तक नहीं पूछते, वहाँ तक सिर्फ सिंपल ही पूछते हैं। लेकिन ये जो मैंने बता रहा हूँ अभी, ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट हैं बहुत से, इनके नोट्स बना लें। आगे देखो, तो ये तो था सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, दो उद्देश्य एक विधेय, इस प्रकार से हो। आगे देखो, संयुक्ता या समानाधिकरण वाक्य, इसके दो नाम हैं, संयुक्त भी बोल देते हैं इसको या समानाधिकरण वाक्य। कैसा होता है ये देखो। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। पहले से इसका जो है अपने बोध करवा रहा है कि जिस वाक्य में दो सरल या मिश्रित वाक्य किसी संयोजक अव्यय और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, या, अपितु, अतः, अतएव आदि से जुड़े हों, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। देखो, इसमें योजक चिन्ह नहीं है, जिनके सीधी सी बात यह है कि जो दो वाक्य हों, दो सरल वाक्य, साधारण वाक्य, किसी भी, जैसे और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, अतएव, इसलिए, या, अथवा, उनको ये चीज़ें जोड़ती हों, अर्थात दो वाक्यों के बीच में ये इनमें से कौन सी भी चीज़ हो, तो ये समझो कि वो क्या है, संयुक्त वाक्य है। एक परिभाषा इसकी और भी है, जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण योजकों द्वारा जुड़े हुए हों, वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। वही बात है इसमें। अब देखो, एग्जाम्पल के द्वारा समझें इसमें कि सूरज उगा और अंधेरा भागा। इसमें सूरज उगा एक वाक्य हो गया, एक सरल वाक्य हो गया, और ये इसने दे दिया योजक चिन्ह। अंधेरा भागा एक सरल वाक्य ये हो गया, अंधेरा भागा। सरल वाक्य की पहचान क्या थी, बताया था आपको अभी कि एक इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। मुख्य रूप से एक सरल वाक्य ये हो गया, एक हो गया सूरज उगा, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय। और जो है इसमें योजक चिन्ह, इसने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, इसलिए क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। यहाँ पे संयुक्त वाक्य। अब देखो, ये तो उसका मिश्रित का है, बाद में देखेंगे एक बार। मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। मोहन स्कूल जाता है, मोहन क्या हो गया, उद्देश्य, और जाता है क्या हो गया, विधेय। स्कूल विधेय का विस्तार हो गया। एक हो गया, और मन लगाकर पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है, एक सरल वाक्य ये हो गया। इसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया और ने, और जो योजक चिन्ह है इसने जोड़ दिया, इसलिए क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। अगला देखिए, आप साथ चलेंगे या घर रहेंगे। अब देखो, आप साथ चलेंगे या घर रहेंगे। आप इसमें जो है उद्देश्य ये हो गया, चलेंगे विधेय हो गया, घर रहेंगे। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ इसने जोड़ दिया या जोड़ रहा है इन वाक्यों को, लेकिन घर रहेंगे, इसमें आपको ये संदेह हो गया होगा कि कौन सा, कि सर इसमें तो उद्देश्य नहीं है, रहेंगे ये विधेय तो हो गया लेकिन उद्देश्य गायब है। हाँ, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों को बोलते हैं लघु वाक्य। घर रहेंगे, इसने जो है का मतलब क्या हो गया, आप साथ चलेंगे या आप घर रहेंगे। इसमें जो लघु वाक्य होता है उसमें जो उद्देश्य होता है, यानी कि जो कर्ता होता है उसका लोप होता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये जो है मतलब
उसी का बोध करवा रहा है दूसरे वाक्य का, सब सरल जो वाक्य होता है उसका। तो एक प्रकार ऐसे भी होते हैं। आगे देखो, तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, इसी प्रकार का एक वाक्य भी है, तुम चाय लोगे, क्या उद्देश्य तुम हो गया, लोगे क्या हो गया, विधेय, और ये इसका विस्तार हो गया या। अब जो या जो योजक चिन्ह है इसने जोड़ा, उसके आगे सिर्फ कॉफ़ी है। आप तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, अब कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी सिर्फ उद्देश्य है, इसमें विधेय नहीं है। लेकिन इसी प्रकार का वाक्य है, इसको बोलते हैं लघु वाक्य, यानी कि एक ही शब्द में पूरा वाक्य बोल देना। जैसे इसका भाव यही है कि तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, अर्थात इसके हाथ भी यही लगेगा कि तुम कॉफ़ी लोगे, तुम चाय लोगे या तुम कॉफ़ी लोगे, इसका भाव भी यही बना, इसलिए ये भी सरल वाक्य में काउंट हो जाएगा, सॉरी संयुक्त में, ये पूरा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अब देखो अगला क्या है इसमें, न तो तुम वहां जा सके न ही मैं, न तो तुम जो वहां जा सके न ही मैं। अब देखो इसमें कोई भी योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन ये संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार के जब हम वाक्य बोलते हैं तो इसमें भाव किसका आता है, और का अपने आप जीव पर आ जाता है भाव। न तो तुम जा सके, न तो तुम वहां जा सके और न ही मैं। देखो यहाँ और का भाव पैदा हो रहा है बीच में, इसमें यहाँ जो योजक चिन्ह और है वो लुप्त है, लुप्त का मतलब अदृश्य, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है यहाँ पे, इसलिए इस प्रकार के वो जो वाक्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य में आ जाते हैं। न ही मैं वहाँ जा सका, आगे इसका भाव भी वही पैदा हो गया, और यहाँ आना था और, जो कि लुप्त है, तो ये भी संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। आगे देखो अगला क्या है, अगला देखो, माँ खाना पका और परोस रही है। अब देखो भाई, एक तो ये तो बन गया सरल वाक्य, माँ खाना पका और परोस रही है, इसमें दो क्रियाएं हैं, लेकिन ये बराबर मात्रा में बराबर जो है ना अपना बोध करवा रही हैं, तो ये सरल वाक्य बन जाएगा। कभी और, हाँ ये देखो कि और जो है शब्द, और जो शब्द है या अथवा जो शब्द है वो दो शब्दों के बीच में आ जाए, दो शब्दों के बीच में यदि आ जाए तो वो सरल वाक्य का बोध करवाएगा। जैसे क्या है, रमेश, जैसे रमेश और विहान, रमेश और विहान खेलते हैं, रमेश और विहान खेलते हैं। अब जिस बच्चे ने ये रट लिया कि जहां और आया हुआ हो तो वो संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन बच्चे ये देखना है कि और जो योजक चिन्ह है वो किसको जोड़ रहा है, वो किसको जोड़ रहा है, किस में संबंध करवा रहा है। ये और जो है ये दो पदों के को संबंध करवा रहा है, दो पदों के बीच में संबंध करवा रहा है। लेकिन जब और जो योजक चिन्ह है दो वाक्यों का संबंध करवाएगा तब संयुक्त वाक्य बनेगा वो, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये डाउट भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखो, माँ खाना बना रही है और परोस रही है। अब देखो इसमें हो गया संयुक्त वाक्य, एक वाक्य ये हो गया सरल वाक्य, माँ खाना बना रही है और माँ खाना परोस रही है, ये संयुक्त वाक्य हो गया, लेकिन जबकि ये जो है सरल वाक्य होगा। आगे देखो, वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया, वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया, ये तो वही है सिंपल। जैसे इसने परंतु जो योजक चिन्ह है उसने जोड़ दिया। आज मेरी बहन का जन्मदिन है इसलिए घर में पार्टी है, इसलिए योजक चिन्ह है, आज मेरी बहन का जन्मदिन है, एक सरल वाक्य ये हो गया, इसलिए घर में पार्टी है। एक स्वतंत्र वाक्य ये हुआ, एक स्वतंत्र वाक्य घर में पार्टी है ये हुआ। अगला देखो, जाओ और जाकर सो जाओ, जाओ और जाकर सो जाओ, ये भी क्या है, क्या है ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि जाओ
किसी को तो वो बोल रहा है ना कि मोहन जाओ और जाकर सो जाओ। ऐसा तो है नहीं कि किसी को जो है ना किसी पत्थर को बोल दिया और किसी को बोल दिया जाओ, किसी को तो बोल रहा है ना वो, कि जैसे यहाँ एक किसी का भाव आ रहा है कि मोहन जाओ और जाकर सो जाओ। तो जाओ यहाँ एक सरल वाक्य हो गया और जाकर सो जाओ एक सरल वाक्य ये हो गया। इसने बीच के और जो है योजक चिन्ह ने इसको जोड़ दिया। दो हो चुके हैं। अब आता है हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब देखो इसमें क्या है, वह वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। अब ये उपवाक्य क्या होता है, ये उपवाक्य की जो है ना अगली क्लास आएगी, पूरा इसके इसी से जुड़ा हुआ वो टॉपिक उपवाक्य यानी कि आश्रित उपवाक्य, या मतलब इस वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो थोड़ा उपवाक्य क्या होता है ये देख लो एक बार। उपवाक्य कुछ नहीं होता, उपवाक्य भी जो है एक सरल वाक्य ही होता है जब एक किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो और वह किसी वाक्य का हिस्सा बन जाए, और वह किसी वाक्य का हिस्सा बन जाए, वो उपवाक्य होता है। जैसे संयुक्त वाक्य है, इसमें जो दो वाक्य हैं ये वाले, ये उपवाक्य बोले जाएंगे। वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया, ये उपवाक्य है और ये भी उपवाक्य है। और कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है जो सरल वाक्य होता है वो किसी वाक्य का हिस्सा होता है तब उपवाक्य हो जाएगा। और इसकी परिभाषा यदि बताएं तो जहाँ एक मतलब एक वाक्य में जहाँ एक से अधिक समापिका क्रियाएं हों, समापिका क्रियाएं मतलब क्या होती हैं कि जो वाक्य के समाप्त वाक्य के आखिर में जो आती हैं, वाक्य को समाप्त करने का बोध जो करवाती हैं, वो होती है समापिका क्रियाएं। जैसे रास्ते से लौट आया, चला गया, चला गया, ये वाक्य के अंत में है क्रिया, तो ये समापिका क्रिया है। तो क्या कहता है कि वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब ये प्रधान और उपवाक्य ये आश्रित क्या होते हैं आप जानते हो, ये जो है ना ये वो है जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में क्लाज बोलते हैं, वो सेम पैटर्न यही है बस। तो देखो उदाहरण कह लेते हैं इसका, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे अवश्य ही सफल होते हैं, वे अवश्य ही सफल होते हैं। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे अवश्य ही सफल होते हैं। तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या होती है, तो ये होती है कि हाँ पहले इसको समझो एक बार। मिश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब देखो पहले यहाँ ये सबसे पहले कि मिश्रित वाक्य में जब क्या हो, कौन कौन से योजक चिन्ह हो, यदि, अगर, चूंकि, क्योंकि और जैसे शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, यद्यपि, जहाँ, जिसको, जिसे, ये सारे क्या होते हैं मिश्रित वाक्य की पहचान होती है। मिश्रित वाक्य की पहचान होती है सारी, जहाँ कौन से हो, यदि, यद्यपि, चूंकि, कि, क्योंकि, अगर, जब, तब, जो, जिसे, जैसा, वैसा, जिन्होंने, जिनके लिए, जैसे, ज्यों, त्यों, ये सभी जो आते हैं वाक्यों में तो वो मिश्रित वाक्य होते हैं। इसमें मिश्रित वाक्य वो कहलाएंगे इसमें। अब क्या होता है, और एक सीधी सी ट्रिक ये भी है कि जब हम वाक्य को जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ न कुछ और वाक्य है, ये वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है, ये वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये समझो कि वो मिश्रित वाक्य है। दो तरह से बनते हैं ये, दो तरह मैंने ट्रिक बता दी इसमें। एक तो आप ये याद रख सकते हैं जो जैसे किंतु सॉरी और ज्यों त्यों, ठीक है ना, चूंकि, इसलिए, क्योंकि, कि, जब, तब, इससे। और एक क्या है कि जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, एक वाक्य पढ़ने के बाद
एक उपवाक्य पढ़ने में ऐसा लगता है कि हाँ इसके आगे कुछ न कुछ और वाक्य आएगा, अब इसकी पूर्ति हुई नहीं है। अब जैसे देखो, पहला ये वाक्य हमारे पास, जो छात्र परिश्रम करते हैं, जो छात्र परिश्रम करते हैं। अब हमारे मन में संदेह पैदा हो गया कि भाई ये वाक्य पूरा तो नहीं हुआ, तो जो छात्र परिश्रम करते हैं वो क्या होते हैं, उनके साथ क्या होता है। आगे हमारे मन में एक संदेह की स्थिति पैदा हो गई, तो क्या क्या मतलब हुआ इसका, ये मिश्रित वाक्य हो गया। तो क्या है, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे अवश्य ही सफल होते हैं, वे अवश्य ही सफल होते हैं। अब आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं, वो होते हैं जो, क्योंकि, कि, चूंकि, यद्यपि, यदि, इनसे जो शुरुआत होती है जिन वाक्यों की, वो होते हैं आश्रित उपवाक्य। और प्रधान उपवाक्य कौन से होते हैं, प्रधान उपवाक्य जो बच गया इनके अलावा, वो होते हैं प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं, वे अपने आप में सरल जो है स्वतंत्र होते हैं, उनमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता बोलते समय, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। और आश्रित का मतलब ये इसके ऊपर, प्रधान उपवाक्य के ऊपर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। ये जब उपवाक्य का चैप्टर की क्लास होगी तब वो ध्यान से करवाएंगे उसमें, क्योंकि वो इसी का हिस्सा है। आगे देखो, मोहन ने पूछा कि, मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, कि तुम कहाँ गए थे। अब देखो, मोहन ने पूछा, मोहन ने पूछा, क्या पूछा भाई, कि तुम कहाँ गए थे। अब ये इस पर आश्रित उपवाक्य हो गया। जैसे ही गाना प्रारंभ हुआ, जैसे ही गाना प्रारंभ हुआ, हम इसको ये समझो कि यहाँ तक छोड़ दें, हुआ तक, तो पूरा जो है ना एक आगे एक जिज्ञासा बन गई कि जो है कि भाई इसके आगे क्या होना चाहिए। तो ये समझो कि ये मिश्रित वाक्य है। जैसे ही गाना प्रारंभ हुआ, हम यहाँ छोड़ दें इसको, तो आगे एक बहुत बड़ी जिज्ञासा बन गई कि क्या हुआ होगा उस समय। तो क्या हुआ, सब चुप बैठ गए, सब चुप बैठ गए, ये प्रधान वाक्य है। अब यदि हम इसको अकेले को बोलें कि सब चुप बैठ गए, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं बचता, कोई जिज्ञासा नहीं बनती, तो यह है प्रधान उपवाक्य। और ये जैसे ही गाना प्रारंभ हुआ, ये इसके ऊपर आश्रित हो गया, ये इसके ऊपर आश्रित हो गया, क्योंकि इसका अपना वजूद बहुत ही कम है, इसका अपना वजूद नहीं है। ये इसका वजूद तभी है जब इसके आगे ये प्रधान उपवाक्य रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सभी। आगे देखो, आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। अब इसलिए संयुक्त वाक्य में भी आता है और इसलिए आता है मिश्रित वाक्य में भी। अब दोनों का भाव जो सेंटेंस बनेगा उसमें सिर्फ जो है ना अलग अलग उसमें मतलब विभिन्नता होगी। देखो, ये क्या है, आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गया, आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो क्या है ये, आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। ये देखो, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब भाई स्कूल क्यों नहीं गया, यहाँ जिज्ञासा बन गई। आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गया, भाई इसलिए क्या वजह रही होगी, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इसने इसको, ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये बन गया मिश्रित वाक्य। अब देखो, संयुक्त वाक्य में जो इसलिए आता है वो कैसे आएगा। आज मुझे कुछ काम था इसलिए स्कूल नहीं गया, आज मुझे कुछ काम था। अब देखो, ये है संयुक्त वाक्य, ये एक सरल वाक्य है, ये स्वतंत्र है, क्योंकि ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है। इसलिए स्कूल नहीं गया, इसलिए क्या है, ये योजक चिन्ह है, स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया, ये भी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र वाक्य है, ये भी किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और इसलिए जो है, इसलिए योजक चिन्ह का काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए जो है संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो वही आ गए। हाँ, तो मिश्रित वाक्य में आपको ये योजक चिन्ह जरूर मिलेंगे, चूंकि, की, क्योंकि और जैसे शुरू होने वाले जैसे, जब, ज्यों, जिसने, जिनको, जिन्होंने, जितना, ये सभी इसमें आ जाएंगे इसमें। अब देखो, अब वाक्य रूपांतरण,
अब ये आता है कि भाई प्रश्न कैसे आएगा कि सरल वाक्य से मिश्रित में बदलिए या मिश्रित से सरल बनाइए या सरल से संयुक्त वाक्य बनाइए। तो ये देखो अब कि एक ही वाक्य तीनों में कन्वर्ट कैसे होता है। देखो हमारे पास ये 3 वाक्य हैं, इनसे बिल्कुल सामने आ जाएगी बात। मैंने एक बहुत लंबे आदमी को देखा। मैंने एक बहुत लंबे आदमी को देखा, ये सरल वाक्य है। कैसे? मैंने एक बहुत लंबे आदमी को देखा। अब देखो इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, सोचो एक बार। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य इसमें आदमी है। क्या है? आदमी है। मैंने एक बहुत लंबे आदमी को देखा, क्योंकि किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? आदमी के बारे में। तो क्या हो गया? उद्देश्य। अब देखा, ये हो गई क्रिया, ये हो गया विधेय। अब ये क्या हो गया? ये उद्देश्य का विस्तार। तो ये सरल वाक्य है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है संयुक्त वाक्य में। तो कैसे करेंगे? मैंने एक आदमी देखा और वह बहुत लंबा था। मैंने एक आदमी देखा, ये भी क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। आदमी उद्देश्य, देखा विधेय। और जो योजक चिन्ह है, इसने जोड़ दिया किसको? वह बहुत लंबा था। वह कौन? संज्ञा की जगह क्या कर दिया? सर्वनाम कर दिया। बहुत लंबा था, तो वह बहुत लंबा था। एक ये बन गया सरल वाक्य। और इन दोनों सरल वाक्यों को किसने जोड़ दिया? और ने। तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब है इसी का मिश्रित बनाना है। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बहुत लंबा था। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा। भाई कैसे आदमी को देखा? जिज्ञासा बन गई। देखो, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा। यदि हम यहां तक वाक्य को छोड़ दें तो आगे हमारे मन में जिज्ञासा बन रही है, भाई कैसे आदमी को देखा? जो बहुत लंबा था। देखो इसमें जो आ गया, जो, जैसे, जिसने, जिन्होंने। तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो ये सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य का चैप्टर था आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। रटंत प्रणाली से बिल्कुल हमारी जो कक्षाएं हैं वो हटकर रहेंगी। बिल्कुल रटंत प्रणाली का यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा। आपके कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। बाकी मेरे ख्याल से जो है कोई डाउट बचता ही नहीं होगा। फिर भी कोई संदेह रहता है तो कमेंट कर दिया करो, उसका नेक्स्ट क्लास में जो है समाधान कर देंगे। और यहाँ से ये क्लास देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, वो भले ही 10th क्लास हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। जो साथी आज नए जुड़े हुए हैं, नए देख रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करो या ना करो, लेकिन अपने साथियों को और अपने ग्रुप में जो है शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है तर्क और समझ के आधार पर। तो बस इसके बदले में सिर्फ यही मांगते हैं कि और किसी के बच्चे का भी जो है भला हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।